डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप सभी जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थे वे सभी पढ़ चुके हैं। एक्टिव का मतलब है जिन काम का डूअर यानी जो सब्जेक्ट होता है वो खुद परफॉर्मर होता है, खुद उस काम का डूअर होता है सब्जेक्ट, तो सबके सब एक्टिव वॉइस में माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव और पैसिव यूं मान के चलिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस आते हैं और पैसिव वॉइस नहीं आते हैं तो आपकी इंग्लिश की नॉलेज और ग्रामर की नॉलेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की नॉलेज कभी भी पूरी नहीं मानी जा सकती है। हालांकि हम लोग दैनिक जीवन में अधिकांश सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में ही लिखते बोलते हैं, पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें पैसिव वॉइस में लिखने पर ही उसका सही भावार्थ लोगों को या सुनने वालों को या पढ़ने वालों को पता चल पाता है। आज के इस चैप्टर में हम लोग जो वर्ब्स के दो जो कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्या होते हैं ये, इनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक्टिव और पैसिव को समझने से पहले हम लोगों को जो वर्ब्स हैं उन वर्ब्स की जानकारी हमको लेनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब्स है जब पहले आप रिफ्रेश और जो ग्रामर का जो चैप्टर है हमारी युवाओं का, उसमें आप डिटेल में आना कि वर्ब्स की जानकारी पूरी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको कुछ वर्ब्स की जानकारी, ताकि आप कौन सी वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनता है, कौन सी वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आइए एक्टिव और पैसिव को डिटेल में हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिए, आपके सामने मैंने कहा वर्ब्स को यहां पर दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स। हालांकि आप इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पहले ले चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं जो युवाम की हमारी ग्रामर बुक है उसके सेक्शन 1 में, और साथ में इसके वीडियो लेसन में मैंने वर्ब्स की पूरी जानकारी दी है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब्स के नहीं बन सकता। ये वर्ब्स दो कैटेगरी में है, एक मैंने कहा इंट्रांजिटिव वर्ब्स, दूसरा मैंने कहा ट्रांजिटिव वर्ब्स। ध्यान दीजिए, जितने भी एक्शन वर्ब्स हैं, जब हम लोग कोई भी एक्शन करते हैं यानी कोई काम करते हैं तो हम दो तरीके के काम करते हैं। कुछ काम ऐसे हैं कि यदि उस काम को मैं करूं तो उस काम का फल मुझे ही मिले, या उस काम का असर, उसका जो रिजल्ट, उसका जो इफेक्ट है वो मुझ पर ही पड़ेगा, मुझ पर ही आएगा। यानी मैं ही काम करने वाला हूं और मान लो मैं ही उस काम का फल पाने वाला हूं। और यदि आप उस काम को करें और उसका फल आपको ही मिले या उसका असर आप पर ही आए, उसका इफेक्ट आप पर ही हो, तो ऐसी वर्ब्स को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। क्लियर? जैसे यदि मैं सोता हूं तो मुझे आराम मिलेगा, सोने का फल मुझे मिलेगा। यदि आप सोते हैं तो सोने का फल आपको मिलेगा, उसका असर आप पर ही आएगा। तो ऐसी वर्ब्स जिसका जो डूअर है, जो परफॉर्मर है, वही उस एक्शन का रिसीवर है, उसका फल पाने वाला, उसका जो असर, उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट जिन पर पड़ता है वो खुद ही होता है, तो उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे गो, कम, रीच, अराइव, वीप, क्राई, स्लीप, लिव। ये पूरी लिस्ट हमारी युवाम की जो ग्रामर की बुक है उसके अंदर आपको डिटेल्ड लिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लियर? आप उससे इसको पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। यह है इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जब उस काम को यदि मैं करूं और उस काम का फल किसी अन्य व्यक्ति को मिले, या कोई काम मैं करूं और उस काम का इफेक्ट, उसका रिजल्ट, उसका असर किसी एनिमल, प्लेस या थिंग पर पड़े, यानी उसमें किसी अन्य व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट या किसी एनिमल, प्लेस, थिंग का इन्वॉल्वमेंट और रहता है। अगर मैं सोता हूं तो इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, जो डूअर है वही उसका रिसीवर है। लेकिन अधिकांश काम ऐसे हैं कि जब हम उस काम को करते हैं तो उस काम में का असर, उसका फल, उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट अन्य नाउन, प्रोनाउन
यानी एनिमल, प्लेस, थिंग, पर्सन पर पड़ता है, यानी अन्य का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, ऐसी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। मैंने युवान के प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने आपको रिफ्रेश और ग्रामर का चैप्टर करवाया था और वर्ब्स का चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है, उसमें आप और जाकर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स की जानकारी ले लीजिए। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा वी ऑल ब्रीथ। अगर मैं सांस लेता हूं तो मैं जिंदा हूं। मेरे सांस लेने से कोई अन्य मृत व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। तो यहां वी ही इस काम को करता है और खुद ही इसका फल पाता है। नेक्स्ट ने देखिए, डॉग्स बार्क। जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, वो अपने शरीर से खुद ही भौंक सकते हैं, तो ये डॉग्स बार्क भी इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में एडवर्बियल्स लग सकते हैं, यानी कोई काम कैसे कोई आदमी व्यक्त करता है या होता है, कहां होता है, कब होता है, क्यों होता है। जैसे डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। सो कुत्ते कब भौंकते हैं? एट नाइट। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने कहा वी लिव इन जयपुर, हम जयपुर में रहते हैं, तो ये इन जयपुर भी यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कुछ सेंटेंसेस में ये बहुत एक या एक से अधिक एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आर रनिंग वेरी फास्ट ऑन द रोड, तो फास्ट भी आ गया, ऑन द रोड भी आ गया। अब इसमें आप चाहें तो ये भी कह सकते हो एवरीडे, तो रोजाना भी आ गया। स्टूडेंट्स रन वेरी फास्ट ऑन द रोड एवरी डे, तो ये परमानेंट काम हो गया। तो आप एक से ज्यादा एडवर्ब्स भी लगा सकते हैं। पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो भी सब्जेक्ट है, जो भी डूअर है, वही इस काम से लाभान्वित हो रहा है। मीन्स जो डूअर है वही इस एक्शन के फल का रिसीवर है। अब आप इन सेंटेंस को पढ़िए, वी ईट फूड, तो यहां इस ईट में अन्य नाउन का इन्वॉल्वमेंट भी। वी ईट व्हाट, तो जवाब मिला फूड। तो यहां पर ईट ट्रांजिटिव वर्ब है। हम वी सब्जेक्ट है, डूअर है, परफॉर्मर है, ये काम करता है। तो कहना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट नहीं लगता है तो ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। क्योंकि वी ईट, तो हमने कहा ना भाई हम खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं? तो यहां जवाब मिला वी ईट फूड। तो यहां फूड ऑब्जेक्ट है और ये व्हाट के जवाब में यहां पर मिल रहा है। यदि आप पूछें वी ईट व्हाट, तो व्हाट के जवाब में जो शब्द मिला, जो नाउन मिला, वो ऑब्जेक्ट है फूड। तो फूड यहां ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई रिस्पेक्ट ऑल टीचर्स, सो आई रिस्पेक्ट हुम, तो हमने कहा ऑल टीचर्स। आई रिस्पेक्ट अभी पूरा सेंटेंस नहीं है, मैं किनका सम्मान करता हूं, तो जवाब मिला ऑल टीचर्स। तो यहां पर आपका यहां ऑल टीचर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये हुम के जवाब में मिला। अब यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि यदि आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई, यू वांट टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, देन यू आस्क टू क्वेश्चंस। पहला व्हाट और दूसरा हुम। जो हुम और व्हाट के जवाब में जो नाउन्स मिले या प्रोनाउंस मिले वही ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां पर अभी एक एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर हम इन्हें मोनोट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए, पीटर टीचेज अस इंग्लिश, पीटर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं या पढ़ाता है। सो पीटर टीचेज इंग्लिश टू हुम, किन्हें पढ़ाता है? तो जवाब मिला अस। पीटर टीचेज अस व्हाट, तो जवाब मिला इंग्लिश। अब ये डाइट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ध्यान दीजिए, हुम के जवाब में मिलने वाले जो नाउन है, जो ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो व्हाट के जवाब में जो नाउन मिले या प्रोनाउन मिले,
उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस सेंटेंस में अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे प्ले फुटबॉल, सो दे प्ले व्हाट, जवाब मिला फुटबॉल। देन ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड हुम, तो जवाब मिला मी। सो इस हुम और व्हाट के जवाब में मिलने वाले नाउन या प्रोनाउन या इनके इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक, तो यहां पर जो डूअर हैं, इन डूअर के अलावा उनके द्वारा वो जो काम करते हैं उसमें अन्य नाउन का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसी वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ें। ए ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट लगता है या ये वर्ब्स अपना पूरा मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए इनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ये जरूरी है। लेकिन अगला देखिए, एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, हेंस दीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। क्योंकि ये रूल है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन का रिसिपिएंट, उसका रिसीवर होता है। ठीक है, यानी जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। इसलिए जो वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, मैं इसको बहुत क्लियरली आप लोगों को बता दूं, इन इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता, जो मैंने यहां पे लिखा है। पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है और ट्रांजिटिव वर्ब्स में हुम और व्हाट के जवाब में जो नाउन, प्रोनाउन या उनके इक्विवेलेंट जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उन ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर? तो देखिए, जो एक्टिव और जो पैसिव स्ट्रक्चर्स आप सीख रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इट मींस जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनके दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्लियर? इनमें आपको सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ द एक्शन और ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन को आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना बहुत जरूरी है। आइए इन एक्टिव और पैसिव के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग सीखते हैं। आपके सामने देखिए, मैंने लिखा डूअर, देन एक्शन। अगर ये जो डूअर है ये एक्शन करे, ये खुद ही इसका रिसीवर है, तो ऐसी वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। हालांकि इनमें एडवर्बियल्स लग सकता है, यानी ये एक्शन कैसे होता है, कहां होता है, कब होता है, क्यों होता है, यह लगाया जा सकता है। ठीक, जैसे वी ब्रीथ, अगर हम सांस लेते हैं तो हम पर ही उसका इफेक्ट आता है, हम ही जीवित रहते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते, डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। तो ये एट नाइट या ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इस भ्रम में रहते हैं, जनरली दे गेट कंफ्यूज्ड, और सेंटेंस के लास्ट में कोई भी नाउन मिलता है उसे वो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इन वन ऑफ माई क्लासेस, और ये कहना चाहिए मुझे लगभग सभी क्लासेस में, मैं एक सेंटेंस जब पूछता हूं वी आर सिटिंग इन द रूम, तो इनमें मैंने कहा पहचानिए कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन एडवर्ब है। तो वी आर सिटिंग इन द रूम, तो अधिकांश लोग रूम को ऑब्जेक्ट बता देते हैं, जबकि यहां रूम ऑब्जेक्ट नहीं है। वो तो ये बताता हम कहां बैठे हुए हैं, तो वो एडवर्ब है, इन द रूम। ठीक, तो ये नाइट नो डाउट नाउन है, लेकिन ये इस फ्रेज में यूज हुआ एट नाइट, तो ये प्रेपोजिशन एट का ऑब्जेक्ट तो कह सकते हो, लेकिन इस बार का ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, सितारे रात को आकाश में चमकते हैं या टिमटिमाते हैं। तो कहां चमकते हैं? इन द स्काई। कब चमकते हैं? एट नाइट। इन एडवर्ब्स की पूरी जानकारी जो हमारी युवाम की ग्रामर बुक है उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके आधार पर मैंने कहा ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट लगता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है।
आइए, अब आपके सामने ट्रांजिटिव वर्ब एक मैंने यहां पर डायग्राम बनाया है। ये डूअर या परफॉर्मर जो कि ये सब्जेक्ट है, ये एक्शन करता है, काम करता है, और यदि इसी एक्शन का फल पाने वाला रिसीवर जो भी एनिमल, प्लेस, थिंग, पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? ये अगर वर्ब डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है तो मैं दो ऑब्जेक्ट लग सकता है। कोई व्यक्ति यानी हुम के जवाब में मिला, कोई एनिमल, प्लेस, थिंग यानी व्हाट के जवाब में मिला। और दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है? यदि एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे एनिमल, प्लेस, थिंग हो, तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, आप ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए उस एक्शन से, उस वर्ब से आप हुम और व्हाट से सवाल कीजिए। अगर आपको हुम और व्हाट का जवाब मिल जाता है तो उसमें ऑब्जेक्ट है, और हुम और व्हाट का जवाब नहीं मिलता है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, सो आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, आई रेस्पेक्ट हुम, तो आपको जो मिला माई टीचर्स। तो ये माई टीचर्स यहां पर ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो माई टीचर सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वी ईट फूड, सो वी ईट हुम, कोई जवाब नहीं है। वी ईट वॉट, तो जवाब मिला फूड, तो यहां पर ये फूड ऑब्जेक्ट है जो वॉट के जवाब में मिला। अगला सेंटेंस देखिए, आई टीच देम इंग्लिश, सो आई टीच हुम, जवाब मिला इंग्लिश। आई टीच देम वॉट, जवाब मिला इंग्लिश। तो यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप इन दोनों में से किसी एक को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। यार सामान्यतया जो आपका ह्यूमन बीइंग है उन्हें सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो आप देम की सब्जेक्ट में हम दे को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। और यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे तो आप पैसिव वॉइस भी नहीं बना पाएंगे। दोनों में डिफरेंस यह है, एक्टिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा यह हमेशा उस एक्शन का डूअर होगा, यानी ये एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है पहला। इस एक्शन को इस डूअर ने, परफॉर्मर ने किया, ये सब्जेक्ट, तो ये एक्टिव वॉइस में। क्लियर? अब यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ये सब्जेक्ट है, तो ये फिर पैसिव वॉइस में होगा। क्लियर? एक्टिव वॉइस में ध्यान दीजिए, इस डूअर ने ये एक्शन किया, और एरो पे ध्यान दीजिए, मैंने ये एरो लेफ्ट से राइट बनाया है, और ये रिसीवर ये पाने वाला है, यानी इस व्यक्ति ने ये एक्शन किया, इसका फल पाने वाला, ये इसका इफेक्ट, इसका असर, इसका रिजल्ट जिस नाउन प्रोनाउन पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होंगे। क्लियर? ये रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट हुम या व्हाट के जवाब में मिलने चाहिए। अगर दोनों है तो हुम के जवाब वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हाट के जवाब में मिलने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि आपको हुम और व्हाट मिले लेकिन एक ही सब्जेक्ट, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई बॉट ए कार, तो या माई पेरेंट्स और आई बॉट ए कार दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। लेकिन आप पैसिव वॉइस के देखिए, अब इस स्ट्रक्चर्स में आपको ये बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस को। ये रूल है कि ये जो डूअर है, अगर इसकी आवश्यकता हो तो इसे सेंटेंस के लास्ट में ले जाकर बाई के रूप में एजेंट डूअर को लिख देते हैं, अगर जरूरत समझो तो। ये इस तरीके से। क्लियर? अगर ये जरूरत हो तो ही करते हैं। अगर ये डूअर को इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट है जो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, इस रिसीवर ऑफ द एक्शन को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट।
ये सब्जेक्ट कौन होगा? जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी ये इस काम से प्रभावित होता है, ये व्यक्ति यह काम इस व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, एनिमल के लिए करता है, तो वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो जिसे कहते थे ना, आप एकेडमिक क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, वो यही कॉन्सेप्ट है। अब जो भी ये एक्शन वर्ब है, अब आपको ये देखना कि ये कौन से टेंस में है। यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये फर्स्ट फॉर्म में होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर तो एस लगा होगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो ये सेकंड फॉर्म होगी, यानी पास्ट फॉर्म होगी वर्ब की। अगर ये फ्यूचर है या मॉडल्स का यूज है तो शैल, विल, कैन, कुड, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। यदि कंटिन्यूअस टेंसेज है तो इजारा वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, ये एक्शन वर्ब। तो अब आपको पैसिव वॉइस में जो भी आपकी ये मेन एक्शन वर्ब है, मैंने कहा मेन एक्शन वर्ब, मुख्य क्रिया, इस मुख्य क्रिया को पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज करके लिखा जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल में लिखा जाता है। फिर इस रूल को समझ लीजिए कि जो भी आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जो हुम और व्हाट के जवाब में मिलता है, उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, जो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। अब ये जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यानी बाई करके बाद लिखते हैं अगर आवश्यकता हो तो। अदरवाइज अधिकांश केसेस में आप इसको अमिट यानी छोड़ भी सकते हैं। क्लियर? अब एक जो अन्य, जो बहुत जरूरी, जो इंपॉर्टेंट रूल हो वो ये है कि अब आपको जब रिसीवर को सब्जेक्ट बना दिया तो आपको इस वर्ब पे फोकस करना है। इस वर्ब को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस था ये कौन से टेंस का है। पहले तो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर या मॉडल का यूज। दूसरा सिंपल यानी इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। अब जो भी यहां पर आपका इस सेंटेंस में टेंस दिया हुआ है, सबसे पहले आपको यह करना है कि ये जो मेन एक्शन वर्ब है, पैसिव वॉइस में हमेशा इसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, यानी इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी जाएगी हमेशा। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। ओके, इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो भी यहां पर आपकी वर्ब है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हमें बी की फॉर्म लिखी जाएंगी। इसलिए पैसिव वॉइस की अगर आपको कोई एक शब्द में यह कहे कि उसको हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज पैसिव स्ट्रक्चर्स, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई पैसिव सेंटेंसेस और पैसिव स्ट्रक्चर्स, देन ऑलवेज से इफ वी फाइंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर एनी फॉर्म ऑफ बी, बी की किसी भी फॉर्म के बाद इजारा वॉज वर, बीइंग, बीन या बी या टू बी और इसके बाद थर्ड फॉर्म में, तो यह हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। तो ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, और मैंने यहां एरो लेफ्ट से राइट बनाया है। ये डूअर, ये एक्शन करता है, ये इसका फल पाता है, लेकिन अब ये डूअर ये काम करता है, लेकिन ये काम भी यानी होना, अगर आप शब्द से शब्द अनुवाद पे जाएं तो ये काम भी यानी होना होता है इस व्यक्ति या वस्तु के लिए। ये एक्शन भी यानी होना होता है इस व्यक्ति या वस्तु के लिए, तो ये पैसिव हो गया। इसलिए आप इस स्ट्रक्चर का, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्टिव का है और ये पैसिव का है। ओके, आइए नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट रूल लेते हैं। अब ये पढ़ने के बाद ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज व्हेन द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टिव।
यानी जब जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो खुद यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो वो एक्टिव वॉइस में है। यानी डूअर ऑफ द एक्शन इटसेल्फ इज एक्टिव, इटसेल्फ इज एक्टिव, जैसा कि यहां लिखा है पैसिव वॉइस। A verb is in the passive voice when its subject is the receiver of the action, कि जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो तो वो पैसिव वॉइस में, दैट इज व्हेन द सब्जेक्ट इज पैसिव और इज एक्टेड अपॉन और इज द अंडर गोअर ऑफ द एक्शन। जैसा कि मैंने यहां लिखा है, देखिए आप इस जो डायग्राम बनाया इस पे देखिए, यहां पर बाकायदा इस एरो को देखिए आप और यहां पर इस एरो को देखिए आप। अगर आप इनको देखते हैं तो आपके सामने आप पाएंगे कि ये रिसीवर जो ऑफ द एक्शन है ये यहां पर इसका सब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये था आपका एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर। बी की किसी भी फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस होता है और ये जो सब्जेक्ट जो होगा इसका ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। लेकिन एक्टिव वॉइस में ये डूअर खुद सब्जेक्ट है और ये एक्शन करता है, ये पाने वाला बाद में, जबकि यहां पैसिव जो पाने वाला पहले है। ठीक, तो ये आपने पढ़ा कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। क्लियर? सो आइए अब समझते हैं कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम किन किन पार्ट्स में चेंज करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले एकेडमिक क्लासेस में बहुत पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हियर आर सम जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग एन एक्टिव टेंस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इट मींस जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था सेंटेंस का, उससे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव स्ट्रक्चर इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, कि जिसके लिए काम किया जाता है तो उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज यूज्ड एज एन एजेंट and is preceded by preposition by and placed at the end of the sentence if at all it is necessary। कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था जो कि डूअर ऑफ द एक्शन था, उससे हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सेंटेंस में लास्ट में लिख देते हैं और उसके पहले बाई लगाया जाता है अगर आवश्यक समझें तो जो कॉन्सेप्ट था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, वो ये है। एक और इंपॉर्टेंट रूल ध्यान दीजिएगा कि पैसिव स्ट्रक्चर्स में जो भी मेन एक्शन वर्ब थी, जो मेन एक्टिव वर्ब थी, उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी जाती है। इट मींस द एक्टिव मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इट्स थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, यूज्ड इन इट्स थर्ड फॉर्म। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल। और फोर्थ है, the proper form of helping verb to be is used between the subject and the verb, जो कि थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होते हैं उससे पहले, सब्जेक्ट और उसके पीछे। मींस अब मैं आपको देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक बार अच्छे से डिटेल में और आपको समझा दूं यहां पर कि जब हम लोग पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है कि जो भी रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन है जिसे हम लोग यहां सब्जेक्ट बना देते हैं, इसके बाद बी की जो भी एप्रोप्रिएट फॉर्म होगी टेंस के हिसाब से, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आर एम, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज एंड वर, फ्यूचर है या मॉडल्स हैं तो मॉडल के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, शेल बी, विल बी, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी। अगर कंटिन्यूअस है तो इज आर एम, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट टेंस है तो हम लोग बी की थर्ड फॉर्म बीन यानी हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के बाद, और अगर जरूरत समझे तो बाई लगाकर जो भी यहां पर रिसीवर होगा, जो एजेंट बन जाएगा, वो डूअर होगा। तो जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो तो सब्जेक्ट बन गया।
तो पैसिव वॉइस की जो एक पहचान है वो ये है कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में बी की किसी भी फॉर्म के बाद बी की प्रेजेंट फॉर्म इज आर एम, पास्ट में वॉज एंड वर, मॉडल्स के बाद डायरेक्ट बी, शैल बी, विल बी, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, कंटिन्यूअस टेंसेस में इज आर एम, वॉज वर प्लस बीइंग, इसके आईएनजी फॉर्म बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट टेंसेस में हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो यह वाला काम होता है इस व्यक्ति या वस्तु के लिए, यह है पैसिव स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिए, जो ऑब्जेक्ट था जो उसे सब्जेक्ट बना दिया गया, जो मेन एक्शन वर्ब थी उसे थर्ड फॉर्म में लिख दिया गया, और एक्टिव वॉइस का जो भी टेंस है उस टेंस के हिसाब से वर्ब बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म बी का यूज किया जाएगा, जो कि इस पास्ट पार्टिसिपल को इस सब्जेक्ट को लिंक करेगा, जोड़ देता है, और अगर जरूरत पड़े तो डूअर एजेंट के रूप में सेंटेंस के लास्ट में लिख दिया जाता है। दीज आर 4 कॉमन रूल्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ओके, आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। व्हेन शुड वी यूज पैसिव वॉइस? हमें पैसिव वॉइस का यूज कब करना चाहिए या पैसिव वॉइस का यूज कब करते हैं? तो यूजेस ऑफ द पैसिव वॉइस कब करते हैं? ठीक, पहला, वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन वी डू नॉट नो हु हैज डन द एक्शन। जब हमको यह पता ही नहीं है कि काम करने वाला व्यक्ति कौन है, किसने काम किया। जैसे कल उसकी कार चोरी चली गई, किसने चुराई हमको नहीं मालूम, लेकिन क्या चोरी चली गई, आपको व्हाट का जवाब मिला, क्या। जब करने वाले का पता ही नहीं है तो जो हुम और व्हाट, जो एक्शन जिसके लिए किया गया है, उनमें से किसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे कहा हिज कार वॉज स्टोलन यस्टरडे, कल उसकी कार चोरी चली गई, क्योंकि यहां काम करने वाले यानी चोरी करने वाले का हमको पता नहीं है, पर क्या चोरी चली गई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया हिज कार। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन गया वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड वॉज किडनैप्ड फ्रॉम स्कूल, बच्चे को स्कूल से उसका अपहरण कर लिया गया। तो किसका अपहरण कर लिया गया, हु या हुम जिसे कहना चाहिए, तो यह आ गया चाइल्ड। ये तो प्लेस है, कहां से किया, तो यहां पर करने वाला जो व्यक्ति है किडनैपर, उसका हमको नहीं पता अपहरण किस इंसान ने किया, कौन लुटेरा था, कौन डाकू था, कौन बदमाश था, या उसका कोई रिलेटिव था, हमें उसका नहीं मालूम किडनैपर का। पर किसको किडनैप कर लिया गया, तो जवाब मिलेगा चाइल्ड। ओके, अगला देखिए, द स्ट्रीट्स आर स्वेप्ट एवरी डे, सड़कों को रोजाना साफ किया जाता है। तो जो करने वाले हैं उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, हमने तो कहा भाई इन सड़कों को रोज साफ किया जाता है। क्लियर? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमको डूअर का परफॉर्मर का पता ही नहीं है, तो जिस डूअर ने परफॉर्मर ने काम किया उसका फल पाने वाला जो भी एनिमल, प्लेस, थिंग या पर्सन होगा, उससे हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं और ये डायरेक्टली पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला यूज है, व्हेन द डूअर इज ऑब्वियस, सबको पता कि कौन करने वाला, या वेल नोन, वेल नोन, वी नो हु और व्हाट द डूअर इज, जब हमको पता हो कि काम किसने किया है, कौन करता है, और द पीपल इन जनरल आर द परफॉर्मर्स, सामान्य तरीके से सभी लोग वो काम करते हैं। तो देखिए कुछ स्टूडेंट आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा स्टूडेंट्स को स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में कौन पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ऑब्वियस, बहुत क्लियर है, वेल नोन है कि स्कूल्स में पढ़ाने वाले कोई टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, लेक्चरर्स होंगे। क्लियर? अब यहां इनको जो करने वाले वो क्लियर है, ऑब्वियस है, डूअर जो है परफॉर्मर, तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारे इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज में, स्कूल्स में किनको पढ़ाया जाता है, हमने कहा स्टूडेंट्स को, तो हमने सब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट्स आर टॉट इन स्कूल्स।
यहां पर पढ़ाने वाले वेल नोन है, ऑब्वियस है, क्लियर है, हम जानते हैं कि पढ़ाने वाले जो है परफॉर्मर या डूअर कौन है। नेक्स्ट देखिए, न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड एवरी डे। अब जो भी वहां काम करते होंगे वो छापते होंगे। यहां तो है कि न्यूज पेपर्स रोजाना छापे जाते हैं या छपते हैं, पर अपने आप तो छपते नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनेगा, आर प्रिंटेड एवरी डे। और नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पर पीपल इन जनरल आर द परफॉर्मर्स, कि सामान्य तरीके से सभी लोग कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। कौन बोलते हैं? हम लोग। हम लोग कौन है? पीपल इन जनरल। जैसे कहा गया, केमल्स आर फाउंड इन राजस्थान। केमल्स यानी ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो किनके द्वारा? हम जनरल, पीपल इन जनरल, पर क्या पाए जाते हैं रेगिस्तान में? तो हमने कहा केमल्स। तो आप कह सकते हैं केमल्स आर फाउंड इन राजस्थान। तो जब डूअर या परफॉर्मर बहुत क्लियर हो, स्पष्ट हो, वेल नोन हो, ऑब्वियस हो, बिना नाम लिए ही हर कोई समझ जाए, हमको मालूम है, तो फिर सेंटेंस को पैसेज में लिखेंगे। या फिर जो परफॉर्मर है वो पीपल इन जनरल है तो भी पैसिव वॉइस में लिखेंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी वांट टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन देन द डूअर। डूअर की तुलना में जब आप रिसिपिएंट ऑफ एक्शन को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, क्लियर, तो फिर हम उस रिसिपिएंट को सब्जेक्ट बना देते हैं, क्योंकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर रिसीवर है ना कि डूअर। जैसे इंग्लिश इज टॉट हियर बाय एन एक्सपीरियंस टीचर। मान लीजिए मैं कोई इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो मेरे लिए मेरा प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी एक बार बाजार में मैंने देखा कि एक दुकान पे लिखा हुआ था, हमारे यहाँ पर पुरानी किताबें बेची जाती हैं। तो बेचने वाला वो दुकानदार खुद है, उसने अपना नाम नहीं लिया, पर उस व्यक्ति के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? कौन है इंपॉर्टेंस? वो किसको देगा? जो उसका प्रोडक्ट है। तो वहां बोर्ड लगा हुआ था, ओल्ड बुक्स आर सोल्ड हियर। किसके द्वारा? ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को मैं तो नहीं दे रहा कि मैं बेचता हूं, उसके लिए उसका प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने लिखा ओल्ड बुक्स आर सोल्ड हियर। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट द नोइंग हु और व्हाट हैज डन इट, कि जब काम करने वाले व्यक्ति की तुलना में एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, तो भी हम पैसिव में लिखते हैं। जैसे द असेंबली वॉज अजर्न फॉर हाफ एन आवर। सो द असेंबली वॉज अजर्न, ध्यान दीजिएगा, इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दें। यहां पर डी साइलेंट है, इसलिए ये एडजर्न नहीं है। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना, तो ये डी साइलेंट है, इसलिए हम इसे बोलेंगे अजर्न। क्या बोलेंगे? अजर्न। ठीक है। सो द असेंबली वॉज अजर्न फॉर हाफ एन आवर, कि जो असेंबली थी, जो कहना चाहिए कि जो विधानसभा थी, उसको आधा घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। नहीं, देखिए, 2 people वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट। अब यहां पर जिस कारण से एक्सीडेंट हुआ उसका इतना महत्व नहीं है, यहां पर है वर्ब पे ज्यादा फोकस है, उस एक्शन पर ज्यादा फोकस है। सो व्हेन द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट द नोइंग हु और व्हाट हैज डन इट और व्हाट हैज कॉज्ड इट, किस कारण से हुआ, यहां पर एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने कर दिया 2 people वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो यहां किल ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे जो हम जो खोज की गई, जो इन्वेंशन किए गए, जैसे हम कह सकते हैं टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। सो टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड, तो यहां पर उसका प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या खोजा गया उसके द्वारा? टेलीफोन। ठीक, तो उससे सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस हम कब इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, हम अधिकांश नो डाउट एक्टिव वॉइस का ही यूज करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, एक्टिव इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल वॉइस
because it is simple and elegant, and we use it most of the time in our communication. It may be a written communication, it may be spoken communication. Whether we write or we talk to the people, most of our sentences generally we speak and write only in active voice, almost all 70-80% sentences. But there are some specific situations in which if we use passive voice, then it has its own emphasis. So for the purpose of emphasis either on the receiver or an accent, or if we want to give the importance, more importance, I should say more importance to the recipient than the doer, then also we use passive voice. Clear? The passive voice is less usual than active. Very clearly I have mentioned it. So no doubt using active voice is very simple and elegant, and most of the time we use only active structures. लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में पैसिव स्ट्रक्चर्स का यूज भी किया जाता है. ये एक इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको यहां पर बताया. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल फॉर दोज who are preparing either for competitive examinations and for those who want to acquire good command of spoken English, or who want to learn to speak English fluently and confidently, then they must acquire good command of passive structures also. Because if you have good knowledge of all active structures, but if you don't know anything about the passive structures, your knowledge can never be considered as complete. So if you want to learn to speak English fluently and confidently, then you must have very good command even on all the passive structures also. So let us know how to identify passive structures or passive voice. So how to identify, how to recognize the passive structures. Clear? So in order to identify, in order to recognize whether a sentence is in passive voice or in active voice, watch out for these key words. जो यहाँ की वर्ड्स दिए गए हैं इन पे ध्यान दीजिए. इन नटसेल I told you, if you find be plus past participle third form, it means this structure is always in passive voice. इन की वर्ड्स को ध्यान दीजिए. यदि बी की किसी भी फॉर्म के बाद, इस बी की फॉर्म्स होती हैं is, are, am, was and were. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और जो मेन एक्शन वर्ब थे उसके पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो अगर आपको इजारम वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म मिले पैसिव, इट मींस ये जो एक्शन है होता है, या जो भी सब्जेक्ट है जो कि रिसीवर है, तो ये एक्शन होता है इनके लिए, क्योंकि बी का मतलब होना. आइए कंटिन्यूअस में देखते हैं. कंटिन्यूअस सभी टेंसेस में हम लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में हम लोग इजारम वाज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. वही यहां पर होगा. इजारम वाज वर्ब एज यूजुअल उनको रिप्रेजेंट करेगा, और आईएनजी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, और जो भी मेन एक्शन वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल. सो इजारम वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, यानी बी की कोई भी फॉर्म आपको मिली और उसके बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस. आइए परफेक्ट टेंस में आप सब लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस परफेक्ट स्ट्रक्चर्स में हैज और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. जब पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो हैज के बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन प्लस जो भी वर्ब थी मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म. इसलिए परफेक्ट टेंसेस में हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, अगेन पैसिव वॉइस. और मॉडल्स में फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ गया, फ्यूचर के सारे स्ट्रक्चर भी आ गए. वो है मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर आपको इन नटसेल बी की किसी भी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म मिले, इट मीन्स ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर. फिर इसका जो भी यहां पर सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट खुद डूअर नहीं होगा, खुद परफॉर्मर नहीं होगा, ये एक्टिव नहीं होगा, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा जो इस काम का फल पाने वाला होगा.
या ये काम होगा, होता है, हो रहा है, हो चुका है, इस व्यक्ति, वस्तु, एनिमल, प्लेस के। क्लियर? ये था पैसिव को कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आपको पैसिव स्ट्रक्चर्स की सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मैंने आपको उसके रूल्स, जो बेसिक इंफॉर्मेशन, वो सब आपको बताई। और ध्यान दीजिए, फिर कहना चाहूँ, पैसिव स्ट्रक्चर्स केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है। इसलिए ऑब्जेक्ट को पहचानना, जो कि हु और व्हाट के जवाब में मिलता है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे तो आप सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। साथ में इसका यूज कब करते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको डिटेल में बताया।